हम कई सालों से साथ रह रहे हैं। तुम जहां जाओगे मैं भी जाऊंगी। ये वो शब्द थे जो इडा स्ट्रॉस ने अपने पति से कहे थे। टाइटैनिक पर सवार सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी इडा, जो लाइफ बोट में नहीं बैठी थी। इडा ने अपने प्रेमी इसिडोर के साथ टाइटैनिक पर ही रहना चुना। कुछ पल पहले उन्होंने अपनी नौकरानी को एक अनमोल तोहफा दिया जिसने उसकी जान बचा ली। इसिडोर और इडा स्ट्रॉस दोनों जर्मनी में पैदा हुए थे और बचपन में ही यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे। वे न्यूयॉर्क में मिले और 5 साल बाद शादी कर ली। दोनों के 7 बच्चे थे, लेकिन किस्मत से उनमें से कोई भी टाइटैनिक पर मौजूद नहीं था। करीब 18-19 साल की उम्र में इसिडोर ने अपने पिता की दुकान में काम किया। फिर उन्होंने अपने भाई के साथ चाइना और पोर्सिलीन बिजनेस शुरू किया, जो आगे चलकर मेसी के ग्लासवेयर डिपार्टमेंट के रूप में विकसित हुआ। आखिरकार दोनों भाइयों ने पूरे डिपार्टमेंट स्टोर को खरीद लिया और कई करोड़ के मालिक बन गए। इसिडोर और इडा न्यूयॉर्क में अपनी दौलत, चैरिटी और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार और समर्पण के लिए जाने जाते थे। जब भी इसिडोर यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप के बिजनेस ट्रिप पर जाते तो उनकी पत्नी उनके साथ जाती। जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो वे हर दिन एक दूसरे को लंबे पत्र लिखते थे। यह प्रेमी जोड़ा अपने पैतृक देश जर्मनी में भी अक्सर जाया करता था। 1912 में वे न्यूयॉर्क की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी से बच गए और यूरोप के लिए रवाना हो गए। उस समय तक उनकी शादी को 40 साल हो चुके थे। उन्होंने ज्यादातर समय दक्षिणी फ्रांस में बिताया और इसिडोर के होम टाउन में भी रुके। अप्रैल की शुरुआत में उन्हें न्यूयॉर्क में अपने घर वापस जाना था। वे आमतौर पर उस दौर के सबसे बड़े जर्मन जहाजों पर यात्रा करते थे। हालांकि इस बार हर कोई नए लग्जरी जहाज RMS टाइटैनिक के बारे में बात कर रहा था। वे खुद को रोक नहीं सके और तुरंत फर्स्ट क्लास के टिकट खरीद लिए। 10 अप्रैल को वे व्हाइट स्टार लाइन के सबसे नए शिप पर सवार हुए। यह बहुत शानदार अनुभव होने वाला था। इडा और इसिडोर ने शिप के टॉप पर 39 प्राइवेट स्वीट्स में से एक को बुक किया। उनकी कीमत आज के समय के हिसाब से करीब $1 लाख होगी। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग उनके साथ यात्रा कर रहे थे। स्ट्रॉस जोड़े ने अपनी शाम में फैंसी फर्नीचर और महंगी लकड़ी की पैनलिंग से भरे हॉल में एक लाइव ऑर्केस्ट्रा के सामने भोजन करते हुए बिताई। वे शतरंज और बैकगैमन खेलने के अलावा जिम और स्विमिंग पूल गए, यहाँ तक कि ऑन डेक स्क्वैश का भी लुत्फ उठाया। हालांकि यह लग्जरी सफर ज्यादा दिन नहीं चला। 14 अप्रैल की रात को शिप की आइसबर्ग से टक्कर हुई। यह शुरुआत में हल्के भूकंप, थोड़ी गड़गड़ाहट जैसा लगा। बस किसी को एहसास नहीं हुआ कि वे किसी तरह के खतरे में हैं। यात्रियों ने डेक पर गिरे बर्फ के टुकड़ों से बने स्नोबॉल्स को एक दूसरे पर फेंकना भी शुरू कर दिया। शिप के ऑफिसर्स ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे सब सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सूचना दी कि यह लाइफ जैकेट पहनकर लाइफ बोट्स में बैठने का समय था। 20 लाइफ बोट्स ऊपरी डेक पर रखी गई थीं। उनके पास और भी लाइफ बोट्स हो सकती थीं, लेकिन शिप के डिजाइनर्स ने सोचा कि इससे डेक बहुत मैसी दिखाई देगा। वैसे उस दिन असल में एक लाइफ बोट ड्रिल होनी तय थी, लेकिन इसके बजाय अब उनके पास एक असली सिचुएशन थी। उन लाइफ बोट्स पर केवल फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स ही सवार होने वाले थे। स्ट्रॉस जोड़े ने अपना प्राइवेट स्वीट छोड़ दिया और क्रू के निर्देशों का इंतजार करने लगे। उनमें से बहुत से लोगों को अभी भी बचने का विश्वास था। क्रू ने पैसेंजर्स से कहा कि वे अपना पास संभाल कर रखें। जब सभी वापस शिप पर आ जाएंगे तो उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था। शिप नीचे की तरफ जा रहा था। क्रू ने सूचना दी कि पहले महिलाएं और बच्चे सवार होंगे। स्ट्रॉस 8 नंबर के लाइफ बोट के बगल में खड़े थे। मिस्टर स्ट्रॉस, जो समय 67 साल के थे, उन्हें उनकी उम्र के कारण उनकी पत्नी के साथ एक सीट ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी महिला के लिए खुद को बलिदान करने के लिए ज्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं। वह इंतजार करना चाहते हैं और यह पक्का करना चाहते हैं कि कोई महिला या बच्चा पीछे न छूटे। इडा की नई नौकरानी एलन बर्ड लाइफ बोट पर चढ़ने से झिझक रही थी, लेकिन इडा ने उसे जाने के लिए कहा। इडा के लिए अभी भी जगह थी और फर्स्ट क्लास की दूसरी महिलाएं उन्हें अपने साथ आने के लिए पुकार रही थीं।
हर बोट को लोड करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा, यानी इडा को अपनी किस्मत चुनने के लिए बस इतना ही समय मिला। उसने अपना सुंदर मिंक कोट उतार दिया और उसे अपनी कांपती हुई नौकरानी को सौंप दिया। इडा ने कहा कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइफ बोट उनके बिना नहीं जाएगी। नाविकों ने उन्हें पकड़कर बोट में बिठाने की कोशिश की। इस बीच टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा अभी भी बैकग्राउंड में काफी तेज म्यूजिक बजा रहा था। कमाल है, इडा नाविकों से हाथ छुड़ाकर डेक पर ही रुक गई। इसिडोर उनसे जाने के लिए मिन्नतें करने लगे। उन्होंने डेक छोड़ने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। 8 नंबर की लाइफ बोट में बचे सभी लोगों ने ट्रेजेडी के समय सच्चे प्यार के बारे में उनके अंतिम शब्दों को याद किया। हम कई सालों से साथ रह रहे हैं, आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। पहली लाइफ बोट को बर्फीले पानी में उतरने में पूरा 1 घंटा लगा। कई पैसेंजर्स के लिए टाइटैनिक की आखिरी याद डेक पर हाथ में हाथ डालकर खड़े इसिडोर और इडा थे। 200 से ज्यादा फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स बच गए। उनमें से कुछ ने कहा कि स्ट्रॉस जोड़ा 2 कुर्सियों पर शांति से बैठ गया। हाथ पकड़कर बस वे इंतजार कर रहे थे। 8 नंबर की लाइफ बोट पर 25 यात्रियों ने पूरी रात सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए चलते हुए बिताई। वे उसका पीछा करते रहे जिसे वे जहाज की रोशनी समझ रहे थे, लेकिन यह दूसरी दिशा से आती हुई बचाव नौका थी। वे सभी भाग्यशाली थे कि उन्हें खोज लिया गया था। एलन बर्ड जैसे कई पैसेंजर्स ने इडा और इसिडोर की कहानी को पत्रकारों के साथ शेयर करते हुए कहा कि यह उस भयानक रात की उनकी सबसे खास याद है। 1 महीने बाद लगभग 30,000 लोग उनकी मेमोरियल सर्विस में गए। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेयर भी आए। किसी को भी हैरानी नहीं हुई कि स्ट्रॉस जोड़े ने दूसरों के लिए अपनी जान दे दी। एलन बर्ड ने फेमस मिंक कोट स्ट्रॉस परिवार को देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे इडा की याद में अपने पास रखने के लिए कहा। केवल एक चीज जो उस रात स्ट्रॉस के पास थी वह है एक सोने और सुलेमानी पत्थर का लॉकेट। इसिडोर ने इसे अपनी जेब घड़ी पर लगा रखा था। लॉकेट में 2 तस्वीरें थीं, एक उनके सबसे बड़े बेटे और दूसरी उनकी सबसे बड़ी बेटी की। लॉकेट इतना कसकर सील किया गया था कि तस्वीरें कभी गीली नहीं हुईं। टाइटैनिक पर ले जाई जा रही ज्वेलरी 70 साल बाद भी बरकरार रही। 1985 के अभियान में हार, अंगूठियां, ब्रोच, कफलिंग, सभी तरह की चीजें मिली। उन्हें एक जंग लगी पॉकेट घड़ी मिली जो रात के 1:45 पर बंद हो गई थी। यह वह समय था जब शिप पानी में डूब गया था। टाइटैनिक पर एक बुक कलेक्टर ने यह पक्का किया था कि उसकी मां और उसकी नौकरानी एक लाइफ बोट में सवार हो जाए। वह इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके सामान में 400 साल पुरानी एक दुर्लभ किताब थी। किताब खोजने की अपनी सफल यात्रा के बाद वाइडनर न्यूयॉर्क वापस जा रहा था। 70 लाख डाक के टुकड़ों के साथ वह छोटी सी किताब समुद्र के तल पर कहीं पड़ी है, जिन्हें टाइटैनिक से ले जाया जा रहा था। टाइटैनिक के डूबने से 1 दिन पहले एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने अपनी मां को एक पत्र लिखा था। यह जहाज पर लिखा गया एकमात्र पत्र था जो बर्फीले अटलांटिक से बच गया था। यह एक नोटबुक में एक पॉकेट के अंदर मुड़ा हुआ पाया गया था। एक अन्य फर्स्ट क्लास पैसेंजर जर्मनी में पैदा हुए केमिस्ट थे। वह अपनी खुद की परफ्यूम शॉप शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। उनका जो कुछ सामान बचा था वह परफ्यूम के सैंपल से भरा एक थैला था। जब टाइटैनिक डूब रहा था, वायलिन बजाने वाले वॉलेस हार्टले और उनका ऑर्केस्ट्रा आखिरी पलों तक उसे बजाते रहे। जब हार्टले ने महसूस किया कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज अपने वायलिन को बचाने का फैसला किया। उन्होंने उसे लेदर बैग में रख दिया ताकि वह तैर जाए। 10 दिन बाद लोगों को पानी से खराब हुआ वायलिन मिला। उनकी मंगेतर ने उसे अपने पास रखा और कई सालों के बाद इसे नीलामी में $1.7 मिलियन में बेचा गया। यह अब भी टाइटैनिक की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है। जहाज पर रखे हुए 5 बड़े बड़े पियानो इतने लकी नहीं थे। वे अब भी कहीं नीचे दबे होंगे। हालांकि डाइवर्स को शीट म्यूजिक का एक टुकड़ा मिला। यह ब्रॉडवे प्ले का एक गाना था। पानी के भीतर 70 साल से ज्यादा समय रहने के बाद भी इसे पढ़ा जा सकता था।
टाइटैनिक की इकलौती कार की कीमत आज शायद लाखों या करोड़ों में होगी। रेनॉल्ट CB कूप फर्स्ट क्लास पैसेंजर विलियम कार्टर की थी। जाहिर है यह बची नहीं होगी। कार्टर और उनकी फैमिली उस भयानक रात में जिंदा बच गए थे और उन्होंने कार का $5000 के बीमा का दावा जमा किया था। मेरा मतलब है यह पूरी तरह से बिल्कुल नई कार थी।